वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा पहला आर्टिकल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ। इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे ये पूछा कि जो वर्कर्स पहले इन कंट्रीज़ में काम करते थे, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो इंडिया वापस आ गए, तो अब उन्हें वापस लौटने के लिए यानी कि गल्फ कंट्रीज़ में जाकर वापस से काम करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस कोविड-19 की वजह से लगाए गए थे वो दुनिया भर में लगभग सभी देशों में धीमे धीमे हटाए जा रहे हैं। तो इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की है, ये उनसे कहा है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज़ हैं उनसे। अब जीसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। लोकल लेवल पे काम करता है क्योंकि कुछ ही रीजनल लेवल की कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही एरेना में ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 1981 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। जो मेंबर्स हैं जीसीसी के वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की अक्सर राइवलरी चलती रहती है, इसीलिए बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि दोनों एक किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में हों। अगर कहीं ईरान है तो सऊदी अरेबिया नहीं होता, सऊदी अरेबिया है तो ईरान नहीं होता। तो ऐसा थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। जब हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ईरान और सऊदी अरेबिया में से कौन है कौन नहीं है। एट द सेम टाइम जब किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है जिसमें इंडिया मेंबर है, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान है कि नहीं है, चाइना है कि नहीं है, ये हमें ध्यान देना होता है। इनका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के रियाद में है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी इनके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन को स्टैब्लिश करना, ताकि वो आपस की टाइज को बेहतर कर सकें। जो भी सिमिलर रेगुलेशंस हैं उनको फॉर्मुलेट कर सकें, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है इन कंट्रीज़ में वो आपस में बढ़िया से कोऑर्डिनेट करें, बिजनेस बढ़िया चलता रहे इन देशों का, और पॉलिटिकल लेवल पे भी ये सिमिलर स्टैंड ले सकें। ऐसा ही उद्देश्य इनका रहता है। अगला आर्टिकल एक कमेटी के बारे में है जिसका नाम है शशि एस वेम्पति कमेटी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस कमेटी को कंस्टिट्यूट किया है। 4 मेंबर्स होंगे इसमें। इनका काम है कि टीआरपी के लिए जो गाइडलाइंस अभी तक हैं उसे रिव्यू करें। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग सिस्टम या रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी का मतलब होता है, ये ऐसा शब्द है जिसे आपने अक्सर मीडिया हाउसेस में, न्यूज़ चैनल्स पे या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये तो अभी देखिए कुछ समय पहले टीआरपी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने टीआरपी रेटिंग को मैनिपुलेट किया। अब टीआरपी रेटिंग को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, ये आरोप क्या थे, उस पर हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट कमेटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कमेटी है इसे शशि एस वेम्पति, जो कि प्रसार भारती के सीईओ हैं, उनके द्वारा चेयर किया जा रहा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है तो उनको काम करने के लिए कुछ पॉइंटर्स बताए जाते हैं कि इस दिशा में आपको काम करना है। जो पॉइंटर्स उनको बताए जाते हैं कि आपको यहाँ इस बारे में पता करना है या इन्वेस्टिगेशन करना है, जानकारी इकट्ठा करनी है, उसे उस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो अगर ये कमेटी है तो इसका भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा। इनके रेफरेंस में ये कहा गया है कि जो पास्ट की रिकमेंडेशंस हैं टीआरपी के ऊपर, टेलीविजन रेटिंग सिस्टम के ऊपर या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के ऊपर, आप उसे एनालाइज करिए। जब हम बात टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की करते हैं तो ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसके बेसिस पे इवेल्युएशन करते हैं कि कौन सा मीडिया हाउस बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब। और इसके इवेल्युएशन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसे टेलीविजन रेटिंग सिस्टम कहा जाता है। देखिए, टर्म्स एंड रेफरेंस में ये भी बात है कि रीसेंट रिकमेंडेशन जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के है वो उसे भी इवेल्युएट करें, स्टेप्स बताएं कि कंपटीशन को कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं। ये सारी बातें इनको इवेल्युएट करने को कही गई हैं। अब बात करते हैं टीआरपी क्या होता है। देखिए, टीआरपी पॉइंट है, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो ये बताती है कि किस चैनल को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा समय तक देखा जा रहा है, या कम समय तक देखा जा रहा है, किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी या बैकग्राउंड के लोग इसे देख रहे हैं। तो इसमें 2 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर और ड्यूरेशन। कितने ज़्यादा लोग कितने ज़्यादा समय तक उस चैनल को देख रहे हैं, ये टीआरपी का पैरामीटर होता है। जब टीआरपी का इवैल्यूएशन किया जाता है तो वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल को इसमें इंक्लूड करते हैं। ये जो कैटेगरीज होती हैं ये अर्बन जो रीजन है वहाँ से लेकर रूरल रीजन तक, जेंडर से लेकर एज तक, और
स्टेट्स यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी कवर किया जाता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर इसका इवैल्यूएशन होता है। तरीका क्या है? टीआरपी को कैलकुलेट करने के लिए बार्क, जिसका मतलब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने एक मीटर बना रखा है जिसे बारोमीटर कहा जाता है। ये मीटर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं तो उसके लिए सेट टॉप बॉक्स या किसी सिमिलर इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस बारोमीटर को बहुत ही सीक्रेसी के साथ उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। चूंकि इवैल्यूएशन करने के लिए हम कुछ सर्टेन पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, चूंकि भारत के हर टेलीविजन में तो ये बारोमीटर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कुछ अप्रॉक्स 45,000 हाउस होल्ड्स के जो भी इंस्टॉलेशंस हैं जिसके जरिए वो वेरियस चैनल्स देखते हैं, उसमें इस बारोमीटर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो उनकी जानकारी में भी नहीं होता। बारोमीटर को बहुत ही स्मार्टली लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अर्बन, रूरल, जेंडर, एज, स्टेट्स, रीजन, इन सभी को ध्यान में रखकर इसे डाइवर्सिफिकेशन के साथ इंस्टॉल किया जाता है। 12 कैटेगरीज एक्चुअली में होती हैं जहां जहां इसे इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद हम इसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस चैनल को कितने ज़्यादा समय तक या कम समय तक देखा जा रहा है। ये जो रेटिंग होती है या जो पॉइंट्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस मीडिया हाउस को कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलेगा। ये उनके फायदे और नुकसान से जुड़ा होता है। कंट्रोवर्सी ये थी कि कुछ मीडिया हाउसेस ने ये पता कर लिया कि किन किन घरों में ये बारोमीटर लगे हैं, फिर उनको कुछ पैसे देकर वहां पर अपने चैनल को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए कहा। यही कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी। बात करते हैं बार्क के बारे में। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एडवर्टाइजर्स, एजेंसी और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिए हैं, सितारे GYTI और सृष्टि GYTI। GYTI का मतलब यहाँ पे गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड ही है। ये है क्या? स्टूडेंट्स में इनोवेशन को इनकलकेट कर सकें, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड में, ताकि वो बढ़िया से अफोर्डेबल सोल्यूशन हमें दें जो सभी के लिए फायदेमंद हो। उसी लिए ये अवार्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब 2 फील्ड में ये दिए गए हैं, 2 कैटेगरीज में दिए गए हैं। पहली कैटेगरी है स्टूडेंट इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशंस, बाकी GYTI गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसे हर साल जो सबसे प्रॉमिसिंग सोल्यूशन होता है, जो सस्ता और बढ़िया सोसाइटी के लिए रिजल्ट हमें ग्रांट करता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ऐसी रिसर्च लेकर आए, लाइफ साइंसेज, बायोटेक, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस के फॉर्म में, उन्हें ये अवार्ड देते हैं। अवार्ड दिया जाता है बिराक के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इसे स्टैब्लिश किया है। दूसरी कैटेगरी क्या है? सृष्टि GYTI। सृष्टि का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। हर साल ये जो हमने ऊपर के फील्ड बता दिए, लाइफ साइंसेस, बायोटेक, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस, इनको छोड़कर बाकी के डिसिप्लिन्स में अगर कोई रिसर्च वगैरह लेकर आता है तो इस सेकंड कैटेगरी में सृष्टि GYTI में उसे अवार्ड दिया जाता है। इसे दिया जाता है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस अवार्ड को देता है। हमारा अगला आर्टिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया के बारे में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ये भी 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसके तहत वो ऑफिसेज बनाएंगे, कनेक्टिविटी इंफ्रा बनाएंगे अलग अलग सिटीज़ में, जो कि छोटी छोटी जो स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उनको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे जो छोटी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो अलग अलग सिटीज़ में अपने ऑफिसेस या इंस्टॉलेशंस बना सकें, उसके लिए उन्हें एक स्पेस चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है वो उन्हें एक स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का मतलब होता है कि आपको एक ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा ऑफिस आपको दे दिया जाए जिसमें टेबल, चेयर, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, AC, इंटरनेट सब कुछ लगा हुआ है। आप जाइए, अपना लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखिए, प्लग करिए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। मतलब एक ऐसा फिजिकल इंफ्रा जहां पर आपको सब कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा, आप जाइए, बैठिए, काम स्टार्ट करिए। यह फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करवाएगा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। किसको? छोटी छोटी टेक्नोलॉजी फर्म्स को। उद्देश्य क्या होगा? ताकि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर है उसका विड्थ बढ़े, हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर पाएँ दुनिया भर में, चूंकि इंडिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये है क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया? ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, मेती के तहत काम करती है। मेती का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव वही है, इंडिया में सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट को इनकरेज करना। इसके लिए वो फैसिलिटेट करते हैं, मदद करते हैं। STPI के बारे में बात करें तो इसके जो गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन हैं वो यूनियन मिनिस्टर फॉर
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होते हैं। की ऑब्जेक्टिव यही है कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्कीम्स को चलाकर या SEZ स्कीम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको असिस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं MSMEs को, ताकि ऐसा इन्वायरमेंट बना सकें कि वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में बढ़िया परफॉर्म कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें, चाहे वो डेटाकॉम फैसिलिटीज़ हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, कंसल्टेंसी हो, सब में उनको सपोर्ट करते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो अवाधनम के बारे में है। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री M वेंकैया नायडू जी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अवाधनम है वो एक बहुत ही बढ़िया लिटरेरी परफॉर्मेंस का एक मैकेनिज्म है या परफॉर्मेंस है जो तेलुगु लैंग्वेज के ग्लोरियस ट्रेडिशन को कंट्रीब्यूट करता है। अवाधनम है क्या? अवाधनम एक लिटरेरी परफॉर्मेंस है जो काफ़ी प्राचीन समय से सेलिब्रेट किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है इंडिया में। अवाधनम का जो ओरिजिन है वो संस्कृत लिटरेरी प्रोसेस से स्टार्ट होता है, जहाँ पर पहले पोएट्स आया करते थे। तेलुगु और कन्नड़ मेजरली जो लैंग्वेज है वो मॉडर्न टाइम में से जुड़ी हुए हैं। इसमें पहले पोएट्स आते थे, पोएट्रीज वगैरह यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस आ चुका है। पहले केवल पोएम्स वगैरह होती थी, उसके बाद धीमे धीमे डेवलपमेंट होता गया। अभी पोएम्स वेरियस थीम्स में, फॉर्म में या वर्ड्स पर होते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी नॉलेज और नॉलेज की डेप्थ की वर्सेटिलिटी को देखा जाता है। आप कितने ज़्यादा नॉलेज हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है, ये अवाधनम में चेक करते हैं। इसके लिए ये परफॉर्मेंस होते हैं। अवाधनम इवेंट में शोकेसेस होते हैं, एंटरटेनमेंट, सुपीरियर मास्टरी जो आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है। कॉग्निटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, आप उस पर कितनी अच्छी होल्ड रखते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, मल्टीटास्किंग, मल्टीपल मोड्स ऑफ इंटेलिजेंस को जज करते हैं। लिटरेरी, पोएट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, पजल सॉल्विंग, सब इसमें इन्वॉल्व होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपसे कहेंगे क्या कि आप एक पोएट्री बनाइए इस थीम पर, मतलब आप नेचर पे, या यूँ कह लीजिए कि ये एक बगीचा है, इस बगीचे के ऊपर आप एक पोएट्री लिखिए। एट द सेम टाइम साइड में एक बेल बज रही है। ये बेल, इस पोएट्री को आपको 2 मिनट में बनाना है। 2 मिनट में कितनी बार ये बेल बजी आपको ये भी काउंट करके बताना है। मल्टीटास्किंग, या आप ये काम करेंगे प्लस आप इस पजल को भी सॉल्व करेंगे पैरेलली। देखते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है। इस चीज़ को इसमें इवेल्युएट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कई बार क्वेश्चनियर होता है, तो जो क्वेश्चनियर होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें प्रच्छक कहा जाता है। ये प्रच्छक कई बार 8, कई बार 100, कई बार 1000 होते हैं। 8 होते हैं तो उन्हें अष्टवदनम कहा जाता है, 100 होते हैं तो शतवदनम कहा जाता है, और 1000 होते हैं तो सहस्रवदनम कहा जाता है। तो आप समझ गए अवधनम में एक्चुअली में होता क्या है। मल्टीटास्किंग एंड कंसंट्रेशन पर फोकस किया जाता है इस परफॉर्मेंस में। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में है। नासा ने अभी हाल ही में एक मिक्स ऑब्जर्व किया है जिसमें एक्सरे और रेडियो सिग्नल्स हमने डिटेक्ट किए। ये जो हमने डिटेक्ट किया, इसके पहले हमने अपने मिल्की वे में इस तरीके के एनर्जी या रेडियो सिग्नल्स को अभी तक डिटेक्ट नहीं किया था। ये जो वेव्स हमें मिली हैं ये अदर गैलेक्सीज से आई हैं, ऐसा हमने अंदाज़ा लगाया है इस डिटेक्शन के दौरान। जो हाल फिलहाल की स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं, जो 2 रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हमने अभी रिपोर्ट किया है, एक यूनाइटेड स्टेट्स में और दूसरा कनाडा में। इन्होंने FRB को डिटेक्ट किया। FRB मतलब फास्ट रेडियो बर्स्ट। और ये जो रेडियो बर्स्ट हमने डिटेक्ट किया है इसे हमने नाम दिया FRB 2004-28 या 200428। अब यहाँ पर देखिए जो FRB है इसे फॉर द फर्स्ट टाइम हमने 2007 में डिटेक्ट किया था। इसके बारे में हमें कुछ खास अभी तक जानकारी नहीं है, बहुत कम जानकारी है FRB के बारे में। ये क्यों ओरिजिनेट होते हैं, इनकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, कई सारी थियरीज इस बारे में हैं। कुछ थियरीज के मुताबिक जो FRBs होते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं, वो न्यूट्रॉन स्टार्स जब बनते हैं या कोई सुपरनोवा इवेंट होता है जिसमें एक स्टार बर्स्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हर स्टार की अपनी एक एज होती है जिसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ब्लास्ट कर जाता है। अंदर जो सारी उसकी ग्रेविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेट होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक जो कोर नुमा ऑब्जेक्ट बचता है उसे ही न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा चमक होती है, तो इवेंट को सुपरनोवा बोलते हैं। बाद में न्यूट्रॉन स्टार बचता है। तो जो FRBs होते हैं वो उसी न्यूट्रॉन स्टार से निकल कर आते हैं उसी एक्सप्लोजन के दौरान। इसे हमने अभी हाल फिलहाल में डिटेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस डिस्कवरी के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो FRB थी ये ना केवल क्लोजेस्ट थी, मतलब इतने नज़दीक में हमने FRB को कभी भी डिटेक्ट नहीं किया अभी तक अर्थ के नज़दीक, बल्कि इसके पहले जो भी हमें रेडियो सिग्नल मैग्नेटार्स से मिले थे उनसे ये 3000 गुना ज़्यादा ब्राइटर था, चमकीला था। मैग्नेटार न्यूट्रॉन स्टार का ये एक टाइप होता है, एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। एक्चुअली में कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स ऐसे होते हैं जिसमें
एनर्जी कन्वेक्शन के फॉर्म में घूमती रहती है अंदर, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर। और ये जो कन्वेक्शन होता है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सेकेंड में लगभग ये 200 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है विद इन द न्यूट्रॉन स्टार। अब चूंकि इनका अंदर रिवोल्यूशन बहुत तेज होता है, इसकी वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इनके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रांग होने की वजह से ही इन्हें मैग्नेटॉर बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार का ही एक टाइप है। जो एफआरबीज हैं वो एक रेयर टाइप का मतलब मैग्नेटार्स से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसा स्टडीज में बताया गया है। जो मैग्नेटार्स होते हैं एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इनका होता है। अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि जितना स्ट्रॉन्ग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटार्स के मैग्नेटिक फील्ड उससे 5000 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा होते हैं। 5000 टाइम्स भी नहीं, ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इंटरपोल के बारे में है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इन्होंने 2 सिक्योर और फ्लेक्सिबल सर्विसेज अभी तैयार की हैं जो कि साइबर क्राइम रिलेटेड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा, उसमें मदद करेगा पुलिस और बाकी के स्टेक होल्डर्स के बीच में। पहला है साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्कप्लेस। वर्कप्लेस से समझ में आ गया है कोई स्थान होगा, कोई प्लेस होगा जहां पर सभी लोग जाके साइबर क्राइम के संबंध में जो भी नॉलेज है उसे एक दूसरे से बांटेंगे। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज, ये सभी लोग जाके जो नॉन पुलिसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है साइबर क्राइम से एसोसिएटेड उसे आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। दूसरा है साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। अब एक प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली में सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन हब है। यहाँ पे सभी लोग जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसे सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में गैदर कर लिया जाएगा, जिसकी मदद से दुनिया भर के जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट ऑपरेशन चलते हैं उनमें इस डेटाबेस के जरिए मदद ली जा सकेगी। बात करें इंटरपोल की तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। 1923 में स्टैब्लिश किया गया था। उद्देश्य यही था कि जो भी 194 कंट्रीज हैं उन सभी की जो पुलिसिंग एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ, सही गलत बताइए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मेंबर ईरान है, क्रॉस कर दीजिए। मैंने बताया था सऊदी अरबिया है और ईरान नहीं है। ससी एस वेम्पति कमेटी, ट्राइबल वेलफेयर को नहीं, ये तो टीआरपी के बारे में था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 1991 में स्टैब्लिश किया, ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, सही है। मैग्नेटार्स टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार हैं, सही है। इंटरपोल 1923 में स्टैब्लिश, हेडक्वार्टर जिनेवा नहीं, फ्रांस में है, अभी तो बताया था आपको, देखिए फ्रांस के लियोन में, तो ये भी गलत हो गया। अगर आपको इन सेशंस की पीडीएफ अवेल करनी है तो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। आप टेलीग्राम में ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।